नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का जो 11 चैप्टर है जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। तो दोस्तों हम 11th क्लास की जो वर्ल्ड हिस्ट्री जो हमारी बुक है उसको हम समझ रहे हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री का ये आखिरी चैप्टर है। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि यार आप लोग उन सभी वीडियो को देख ले। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लाइन से जाइए और सभी वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देख लें। तो दोस्तों जो 11 चैप्टर है जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते, इस चैप्टर को हम 4 देशों के संदर्भ में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जापान की। ठीक है, जापान हो गया आपका, चाइना हो गया, इसके अलावा ताइवान का किस्सा भी हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। और उसके बाद हम कोरिया का इतिहास भी पढ़ेंगे। कोरिया में आधुनिकीकरण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, किस तरीके से कोरिया जापान से आजाद हुआ था, ये सभी टॉपिक हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। सो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना 19वीं सदी तक क्या था, एक तरीके से पूर्वी एशिया में इसका प्रभुत्व था और वहां पे छिंग राजवंश का शासन था। कौन से राजवंश का नाम बोला मैंने? छिंग राजवंश का शासन था। ये 19वीं सदी के शुरुआती दशक की बात कर रहे हैं जब चाइना बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन 19वीं सदी के आखिर आते आते तक क्या हुआ, चाइना कहीं ना कहीं कमजोर हो गया। वहां पे गृह युद्ध की शुरुआत हो गई और इसके अलावा औपनिवेशिक शासन ने क्या किया, वहां पे पैर पसारना शुरू कर दिया और चाइना के कुछ हिस्सों पे एक तरीके से ब्रिटेन का कब्जा भी हो गया। लेकिन हम जापान की अगर बात करें तो जापान जो था एक नन्हा मुन्ना छोटा सा देश, कई प्रकार के टुकड़ों में बटा हुआ। लेकिन अगर पावर की बात करें तो चाइना जैसे देशों को भी हराने का पावर रखता था, वो हरा चुका था बल्कि युद्ध में। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम जापान की बात करें तो जापान ने क्या किया, ताइवान पर कब्जा कर लिया 1895 में। ठीक है, इसके अलावा कोरिया को भी गुलाम बना लिया। कोरिया को 1910 में गुलाम बनाया था जापान ने। इसके अलावा चाइना को युद्ध में हराया 1894 में। और इसके अलावा रूस जैसे यूरोपीय शक्ति को भी हराने की क्षमता रखता था और हराया था कब, 1905 में। लेकिन दोस्तों जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, आपको पता है दूसरा विश्व युद्ध जब 1939 से लेकर 45 के बीच में हुआ था, तो उस समय भी जापान पूरे पावर के साथ इस युद्ध में शामिल हुआ था, भाग लिया था। लेकिन आपको पता है कि 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, और परमाणु बम गिरने का असर जो है, मतलब जो परमाणु बम जो गिराया गया था जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी पे, उसका जो इफेक्ट है, उसका जो असर है वो आज भी कहीं ना कहीं जापान में देखने को मिलता है। फिर भी जापान इस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु हमले को झेला था। लेकिन फिर भी आज जितनी तेज गति से विकास कर रहा है, उसकी इकोनॉमी जो है, मतलब जापान में जो तकनीकी विकास हो रहा है वो इंडिया जैसे देशों से भी ज्यादा तेज गति से हो रहा है ना। हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी कहाँ से ली है, जापान से ली है। तो अब जापान का लोहा पूरे वर्ल्ड जो है वो जापान का लोहा मानता है तकनीक के मामले में। ठीक है, सो दोस्तों इस चैप्टर में हम चाइना और जापान के विकास की जो कहानी है, मेन जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, मेन जो हमारी चैप्टर का थीम रहने वाला है वो चाइना और जापान ही रहने वाला है। चाइना ने अपने विकास के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई थी और जापान ने अपने विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे, उसी को हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे चाइना और जापान का भूगोल, यानी कि भौगोलिक विशेषताएं क्या है। भूगोल मतलब आप समझ लेना क्या होता है। भूगोल मतलब कि वहाँ की जलवायु है ना, वहाँ के जमीन के बारे में हम समझेंगे, वहाँ के नदियों के बारे में बात करेंगे, वहाँ के पहाड़ों के बारे में हम बात करेंगे, वो चाइना और जापान के भूगोल में। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं चाइना और जापान की भौगोलिक विशेषता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना का भूगोल, यानी कि चीन की भौगोलिक विशेषता क्या है। तो देखिए दोस्तों, चीन जो है एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है, मतलब कि एक महाद्वीप के बराबर कह सकते हैं इसको हम, और दुनिया का 4था सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की नजरिए से अगर हम देखें तो। अगर जनसंख्या की बात करें तो आपको पता है भाई जनसंख्या में तो सबसे आगे है ना, सबसे नंबर 1 पे है जनसंख्या के मामले में, भारत से भी आगे है वो। इसके अलावा यहाँ पे कई तरह की जलवायु पाई जाती है, मतलब अलग अलग तरीके यहाँ पे जलवायु पाई जाती है, जैसे कि गर्म क्षेत्र, आपको मरुस्थलीय क्षेत्र भी, मतलब गर्म क्षेत्र भी दिख जाएंगे आपको। इसके अलावा आपको यहाँ पे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र भी दिख जाएंगे, कहीं कहीं मैदानी इलाके भी दिख जाएंगे, अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ इसके अलावा यहाँ पे 3 प्रमुख नदियां हैं, यहाँ की 3 प्रमुख नदियां हैं, जिसमें से सबसे पहले हम पीली नदी की बात करते हैं, पीली नदी। उसके बाद यांगत्से नदी। देखिए दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे जो लंबी नदी है वो है यांगत्से नदी।
ठीक है। पहले नंबर पे आपको पता है नील नदी है, दूसरा अमेजन नदी, ठीक है। दुनिया की जो तीसरी सबसे लंबी नदी है वो है यांगत्से नदी, जो कि चाइना में है। और इसके अलावा तीसरी नदी की अगर हम नाम की बात करें जो है पर्ल नदी, ठीक है। तो चाइना की 3 प्रमुख नदियों में पीली नदी, यांगत्से नदी और पर्ल नदी का नाम आप बताएंगे। इसके अलावा चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, पहाड़ी है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, ठीक है। और जो हान है, हान यहाँ की सबसे प्रमुख जनजातीय समूह है। और यहाँ की अगर भाषा की अगर बात करें तो भाषा जो है वो चीनी भाषा, सबसे ज़्यादा लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, चीनी भाषा लोग मतलब सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए। इसके अलावा अगर कुछ खाने की बात करें, हम कुछ फूड की बात करें तो डिम सम, ठीक है। डिम सम का अर्थ होता है एक तरीके से दिल को छूना, और ये एक तरीके से कहीं ना कहीं मतलब आटे को गूंद कर और उसमें सब्जी वगैरह भर के जिस टाइप से मोमोज बनाया जाता है, मोमोज की बात करें, ठीक है, मोमोज टाइप से बनाया जाता है इसको, जिसको हम बोलते हैं डिम सम, जो कि वहाँ के सबसे मतलब पसंद किया जाने वाला फूड है, व्यंजन है। अगर हम चाइना के उत्तरी भाग की बात करें तो चाइना के उत्तरी भाग में गेहूं मुख्य आहार है, ठीक है। और अगर हम पूर्वी भाग की बात करें, जो पूर्वी भाग है चाइना का, वहाँ पे चावल और गेहूं दोनों खाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका चाइना का भूगोल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चाइना के भूगोल में जो भी मैंने लगभग आपको 7-8 पॉइंट बताए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं जापान का भूगोल। जापान की भौगोलिक विशेषता क्या है, तो जापान क्या है, एक द्वीपीय श्रृंखलाओं वाला देश है, मतलब कि कई प्रकार के छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है जापान, ठीक है। यहाँ की हम 4 सबसे बड़े द्वीप की नाम की अगर बात करें, नाम थोड़े खतरनाक है लेकिन यार हो जाएगा, याद हो जाएगा, आपको 2-3 बार इसको रटना पड़ेगा, ठीक है। नाम तो रटना ही पड़ेगा भाई। देखो तो सबसे पहला नाम आप बताएंगे होन्सू, क्या नाम बोला मैंने, होन्सू। दूसरा नाम आप बोलेंगे क्यूशू, क्या नाम बोला, क्यूशू। तीसरा नाम रहेगा आपका शिकोकू और चौथा नाम रहेगा होकाइदो। ये 4 प्रमुख सबसे बड़े द्वीप है जापान में। सबसे पहले होन्सू, दूसरा क्यूशू, तीसरा शिकोकू और चौथा होकाइदो, ठीक है। इसके अलावा जापान में लगभग 50% से भी अधिक जो जमीन है वो पहाड़ी है, मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ है। और जापान एक बहुत ही सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भूकंप आता है भाई। भूकंप इतना रफ्तार से आता है कि अगर इंडिया में उस तेज गति से अगर भूकंप आए ना तो यहाँ पे एक भी बिल्डिंग ना बचे, जितनी तेज गति से, मतलब जितनी स्पीड से वहाँ पे भूकंप आती है। इसके अलावा जो भूकंप ने क्या किया, जितना ज़्यादा भूकंप आता है उसने वहाँ की वास्तुकला को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। वास्तुकला मतलब कि भवन निर्माण करने की जो तकनीक है ना, भवन निर्माण करने की जो कला है, उसको इस भूकंप ने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है, ठीक है। और इसके अलावा अत्यधिक जनसंख्या क्या है, जापानी है, मतलब ज़्यादातर जापानी लोग वहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा कुछ आयनू लोग भी हैं जो कि अल्पसंख्यक है। और तीसरे जो लोग हैं वो कोरियन। अब कोरियन लोग भी वहाँ पे रहते हैं। कोरियन लोग आए कब थे, तो जापान ने क्या किया था, कोरिया को गुलाम बना रखा था। और गुलाम बना रखा था तो बहुत सारे मजदूर को, मतलब मजदूरी करवाने के लिए कोरिया के लोगों को जापान में लाया गया था। तो वो लोग भी अब जापान में ही रहते हैं। तो कोरिया में एक तरीके से जापानी, आयनू और कोरिया मूल के लोग वहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई जापान में जो है पशुपालन की परंपरा है नहीं, भाई पशुपालन नहीं करते हैं, ठीक है। और चावल जो है वहाँ की बुनियादी फसल है, मतलब सबसे ज़्यादा चावल उगाते हैं, मेन फसल है। और मछली क्या है, प्रोटीन का मुख्य आहार है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा जापान के लोग किससे लेते हैं, तो मछली से लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपको जापान की भौगोलिक विशेषता में बतानी है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को आधुनिकीकरण के रास्ते के जो मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन जो था वो मैंने दे दिया है। और जिसमें चीन और जापान की जो भौगोलिक विशेषता है वो मैंने आपको समझा दिया है। आगे जब वीडियो आएगा जिसमें हम सबसे पहले जापान का जो पूरा इतिहास है और जापान ने अपने आधुनिकीकरण के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं वो सारा कुछ मैं आपको समझा दूंगा। और जो थर्ड पार्ट की जब वीडियो आएगी उसमें मैं चाइना के बारे में आप लोगों को बता दूंगा। और एक फोर्थ पार्ट की भी वीडियो आएगी, क्योंकि 4 पार्ट्स में ये वीडियो चैप्टर मेरे को कंप्लीट करवाना होगा। तो चौथे पार्ट में ताइवान और कोरिया के बारे में आप लोगों को समझा दूंगा। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। और चैप्टर खत्म होने के बाद आपका जो 11th क्लास का जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो भी आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।